नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रेहान आज आपके सामने लाया हूँ लेक्चर 1 इस पूरी कोर्स और नर्व्स वाली सीरीज का, जिसके अंदर हम एडवांस सिंगल वेरिएबल कैलकुलस डिस्कस करने वाले हैं, पूरा बेसिक से एडवांस तक। इसके अंदर ये बेसिक मैथ्स वाला सेक्शन है जिसका ये एपिसोड 1 है। इसको लगा डाला तो लाइफ सच में जिंगा लाला है, बिल्कुल सही कोट है, मैंने ही कहा है, ठीक है ना। और ध्यान से देखिएगा। हाँ भाई, कुछ लोग यहाँ बेसिक मैथ्स देख के और स्किप कर देंगे। भैया बेसिक मैथ देख के स्किप मत करना, ये उतना भी बेसिक नहीं है जितना लगता है, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से उठने वाला है, बिल्कुल एडवांस तक पहुंचाने वाला है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसका कोर्स का नाम कोर्स ऑफ नर्व्स रख के एडवांस सिंगल वेरिएबल कोर्स रखा है, क्योंकि हम इसके अंदर सिंगल वेरिएबल कैलकुलस के अंदर बिल्कुल बेसिक से उठ के जाएंगे, एडवांस तक चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, 5-10 मिनट का खेल है, ठीक है ना। तो लगे रहिएगा हमारे साथ और जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। समझ लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। भैया कांस्टेंट वो चीज जो कि अपने इंटायर लाइफ टाइम में कभी भी करवट नहीं मोड़ती, जो कि अपने इंटायर लाइफ टाइम में कभी भी करवट नहीं मोड़ती, कभी भी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है ना। कांस्टेंट वो चीज है विच नेवर चेंजेस, विच नेवर चेंजेस। तो हम लिखेंगे अ क्वांटिटी दैट नेवर चेंज इट्स वैल्यू ओवर इंटायर पीरियड ऑफ टाइम। ओवर इंटायर पीरियड ऑफ क्वेश्चन हो गया, ओवर इंटायर पीरियड ऑफ टाइम हो गया, कुछ भी कह लो ना आपकी जिंदगी में, ना खुद की जिंदगी में अपनी कभी भी वैल्यू चेंज करने वाला है। मान लिया कि एग्जांपल देता हूँ 2, ठीक है ना। मैं मानता हूं x इक्वल्स टू 2 है। यहां पर जो 2 है, इस चीज को आप 2021 में आज देख रहे हो, इसी चीज को आप 5021 में आप तो उल्टे देखने लग गए। चलिए यहां ना देखिए, यहां देखिए, इसी चीज को आप 5021 में देखेंगे तो ये 2 ही रहने वाला है भैया, 2 से 3 नहीं बन जाने वाला। समझ में आई बात। इसी तरह से मैं x इक्वल्स टू 3 लिखता हूँ, x इक्वल्स टू 4 लिखता हूँ, x इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ और लिखता ही जाता हूँ जब तक है जान, जब तक है जान। चलिए ये जो x होता है ये वेरिएबल होता है, ये जो x होता है ये वेरिएबल होता है। इसके अंदर मैं कांस्टेंट स्टोर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसके अंदर मैं कांस्टेंट स्टोर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने सही सुना कि वी कैन स्टोर कांस्टेंट्स, वी कैन स्टोर कांस्टेंट्स इन अ वेरिएबल, इन अ वेरिएबल। तो सर आपने समझाया तो नहीं कि वेरिएबल क्या चीज है। मैं समझाता हूं ना यार। मैंने कहा वेरिएबल वो चीज है जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो कब बदल जाए। मान लिया कि मैंने x इक्वल्स टू 3 लिखा, अभी लिखा था ना, x इक्वल्स टू 2 लिखा था, उसके बाद x इक्वल्स टू 3 लिख दिया, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया ना, पर वेरिएबल के ऊपर नहीं किया। समझ गए। इसी तरह से मैं अगर x इक्वल्स टू 3 लिखता हूं तो आप मान लेते हो कि x की वैल्यू 3 है। अगर मैं इसको मिटा के x की वैल्यू 4 लिख देता हूं तो आप मान लेते हो x की वैल्यू 4 है। आप ना नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल का कैरेक्टर ही यही है, क्योंकि वेरिएबल का चरित्र ऐसा है कि वो अपनी वैल्यू बार बार चेंज करता रहता है। आप नहीं विश्वास कर सकते, पर हम जानते हैं जिन लोगों पर हम विश्वास नहीं कर सकते उन्हीं पे कभी कभी विश्वास कर बैठते हैं, और इसीलिए मैथ्स ज्यादा वेरिएबल को इंपॉर्टेंस देती है ना कि कांस्टेंट को, ना कि कांस्टेंट को। तो आइए समझते हैं कि वेरिएबल चीज क्या होती है। सबसे पहले लिख लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो लीजिए मैंने आपके लिए लिख दिया है, कांस्टेंट होती है अ वैल्यू दैट डजंट चेंज फॉर इट्स एंटायर लाइफ टाइम। अ वैल्यू दैट डजंट चेंज फॉर इट्स एंटायर लाइफ टाइम। आपको समझ में आया? मैंने कहा हाँ आया, बिल्कुल आया। एक वो वैल्यू जो कि अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे जीवन काल में अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, उस चीज को कांस्टेंट कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, और ऐसे ही कहते रहेंगे। चलिए हम समझ रहे हैं वेरिएबल क्या चीज होती है। वेरिएबल अ वैल्यू दैट कैन चेंज एट एनी मोमेंट, एनी मोमेंट, किसी भी पल, किसी भी पल अपनी खुद की वैल्यू चेंज कर सकती है। यू कांट एक्सपेक्ट, ठीक है ना। आप भरोसा ही नहीं कर सकते कि वो किस पल करवट मोड़ ले, किस पल अपनी वैल्यू को चेंज कर ले, अपनी वैल्यू को चेंज कर ले। समझ में आई बात? चलिए चलते हैं और समझते हैं कि चलिए अब वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो चीज होती है, वेरिएबल हमने समझा कि वो वैल्यू है ना, वैल्यू दैट कैन चेंज, है ना, दैट कैन चेंज एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट। मैं ये भी कहता हूं कि वेरिएबल तो नाम से बताता है कि मैं वेरी करने लायक हूं, मैं वेरिएबल हूं, मैं वेरी हो सकता हूं। ये तो नाम से बताता है ना भैया, वेरिएबल यानी कि मैं वेरी हो सकता हूं भैया, मैं वेरी करा जा सकता हूं, इसलिए मुझे वेरिएबल कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा वेरिएबल कह रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि वेरिएबल के दो टाइप होते हैं। वेरिएबल एक टाइप का होता है इंडिपेंडेंट टाइप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरे टाइप का वेरिएबल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, क्या होता है भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? मैंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल, ऑन एनी अदर वेरिएबल, या फिर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंड नहीं करता, उस चीज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा गया है यहाँ पे। हाँ कि ना? समझ में आती है बात? इसी तरह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये भी अपने नाम से सजेस्ट करता है कि डिपेंडेंट यानी कि मैं किसी और वेरिएबल या किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं। मैं किसी और वेरिएबल या और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं। मैंने बोला हाँ आप कर रहे हो। ये किसके ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर खुद डिपेंडेंट होता है। मैंने माना कि किसी फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन यानी किसी फंक्शन मशीन के अंदर मैं y, कोई फंक्शन कह रहा हूँ y बराबर एफ एक्स, जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 2x+3। इसके अंदर आपने कभी ना कभी ये फंक्शन देखा ही होगा और आपने इन चीज़ों की वैल्यू भी निकाली होगी, इन चीज़ों की वैल्यू निकाली भी होगी। मैंने कहा एफ ऑफ वन क्या होता है, मैंने कहा एक्स की जगह आपने वन रख दिया है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, इधर इधर रखा है तो इधर भी रख दें, तो इधर भी रख देते हैं। इधर रखा तो 2 × 1 + 3 बोले तो 5। इसी तरह एक्स की वैल्यू 2 रखने पर 2 × 2 + 3 बोले तो 7। इसी तरह x = 3 रखने पर 2 × 3 + 3 बोले तो कितना, 9, बोले तो 9। यानी कि आपने जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हुई। और x की वैल्यू किसने चेंज करी, x की वैल्यू किसने चेंज करी, मैंने कहा यूजर ने, यानी कि मैंने चेंज करी। मैंने चेंज, इस फंक्शन मशीन को जो यूज कर रहा है उसने चेंज करी। x की वैल्यू किसने चेंज करी, मैंने कहा यूजर ने चेंज करी। तो x इज डिपेंडिंग ऑन यूजर। पर क्या y डिपेंड कर रहा है यूजर पे, क्या मैंने y की वैल्यू खुद चेंज करी, मैंने कहा नहीं। y की वैल्यू किसने चेंज करी, मैं फंक्शन ने। फंक्शन की वैल्यू किसने चेंज करी, मैंने कहा x ने। भाई x ही तो बदल रहा है इस फंक्शन को, और कौन है जो इस फंक्शन को बदल रहा है, मैंने कहा x। सो y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन x। मैंने कहा बोले तो ये तो पुरानी कहानी बन गई, यानी कि x मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैं बदल सकता हूँ x को। अगर मैं x को मान लेता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस फंक्शन का, तो क्या y डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए y क्या इसका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो हमें इससे एक सीधी सीधी बात पता चलती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं डिसाइड करता हूँ, है ना। अगर मैं इसी फंक्शन में सेम फंक्शन ले रहा हूँ y बराबर 2x+3, इसी फंक्शन को उलट देता, पलट देता, x = y - 3/2 कर देता इसको, और अब इसके अंदर मैं y की वैल्यू लिखने लग जाता, ठीक है ना। y की वैल्यू मैं 1 रखता, तो x की मुझे वैल्यू मिलती 1 - 3/2 बोले तो -1। अब मैंने किसकी वैल्यू चेंज करी, मैंने कहा y की, तो मेरा y कौन बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह x क्या बन गया, वेरिएबल बन गया, डिपेंडेंट टाइप वेरिएबल बन गया। यानी कि अब x जो है, x डिपेंडिंग ऑन y, x डिपेंडिंग ऑन y, x डिपेंड्स ऑन y। समझे आप, ठीक। तो इसी तरह हम थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। मैंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको समझाया कि f ऑफ x बराबर 2x+3 में मैंने x अपनी तरफ से दिया, और जो भी चीज़ किसी मशीन में हम अपनी तरफ से देते हैं, मान लिया एक मशीन है जिसके अंदर हम आलू डालते हैं और सोना निकलता है, यानी कि हम इस आलू को एज ए इनपुट दे रहे हैं, है ना, इनपुट दे रहे हैं। और इनपुट हमेशा यूजर देता है, एंड यूजर हमेशा इनपुट जो होता है वो हमेशा एंड यूजर देता है। समझे आप, हमने जो इनपुट दिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिला, यानी कि हमने x दिया तो x को क्या मैं इनपुट कह सकता हूँ फंक्शन का, और इसी तरह y मिला तो y को क्या आउटपुट कह सकता हूँ। तो हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमेशा आउटपुट होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमेशा इनपुट होते हैं फंक्शन नामक मशीन का। तो मैंने पहला ही पॉइंट ये लिखा है, इनपुट वैल्यूज इन अ फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द इनपुट वैल्यूज इन अ फंक्शन, है ना। और इंडिपेंडेंट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि वेरिएबल्स दैट आर लीस्ट अफेक्टेड विद द चेंज ऑफ अदर वेरिएबल क्वांटिटीज आर नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसी तरह मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि आप होते हो जो डिसाइड करते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है भैया। तो इट इज यू हु डिसाइड्स विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने लिख रखा है, आईवी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए लिख दिया। चलिए इसी तरह हम समझ लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। मैंने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आउटपुट वैल्यूज इन अ फंक्शन। हमने अभी समझा कि हमने जब x की वैल्यू 1 डाली थी तो y की कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली थी, f ऑफ x की कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली थी 2 × 1 + 3 बोले तो 5 मिली थी। यही y की वैल्यू होती है, क्यों होती है y की वैल्यू, क्योंकि मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था y बराबर fx, ठीक है ना। तो मेरी y की वैल्यू 5 मिलती है, इस y की वैल्यू 5 को मैं एज आउटपुट ट्रीट कर सकता हूँ, यानी कि, और ये तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी था, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा एज आउटपुट ट्रीट किए जाते हैं फंक्शन नामक मशीन के, ठीक है। हाँ तो इसी तरह मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो आउटपुट वैल्यूज होती है फंक्शन की। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। हमने अभी समझा कि जैसे कि हम उस एग्जांपल में x की वैल्यू डाल रहे थे तो कुछ y की वैल्यू मिल रही थी, अब उस y की वैल्यू को एज आउटपुट ट्रीट किया जा सकता है। उस आउटपुट को डिपेंडेंट वेरिएबल भी था वो y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं आउटपुट को y भी बोल सकता हूँ, हाँ कि ना, ठीक है। और डिपेंडेंट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, वेरिएबल्स दैट चेंजेस विद द चेंज इन सम अदर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मैंने ये भी आपको लिखा दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं एक फंक्शन लेता हूँ y बराबर 3x+2। चलिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ y बराबर 3x+2, इसके साथ थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। मान लिया मैं x की वैल्यू 0 रखता तो मुझे y की कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती, कितनी, मैंने कहा 2।
x की वैल्यू अगर 1 रखता तो y की कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती 5, x की वैल्यू अगर 2 रखता तो y की मुझे वैल्यू मिलती कुछ कॉरस्पॉन्डिंग 8। ठीक, इसके अंदर मैं जो ये रख रहा हूं खुद से, ये चीज आप जानते हो कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसलिए x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और जो चीज मिल रही है, जो चीज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उन चीजों को क्या कहा गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। आप समझे कि नहीं? मैंने कहा आप समझ गए। चलिए इसके बाद हम ये समझते हैं कि क्या हम इसको इस ऑर्डर को कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि y डिपेंड्स ऑन x, इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्या, इंटरचेंज कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, हमने अभी किया था। x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, अब आप y की वैल्यू रखिए 1, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी -1/3। क्या आपने y की वैल्यू खुद रखी? जो आप खुद रखते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और जो मिलता है फंक्शन से उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। हाँ, मैंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इंटरचेंजेबल इन अ फंक्शन। ठीक है, और जिस फंक्शन में ये इंटरचेंज हो जाते हैं, इसको उस ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहते हैं, उस ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो आप ये बात समझे कि नहीं? मैंने कहा हाँ समझ गए। मैंने कहा y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 लिखने का क्या मतलब है, क्या जरिया क्या है लिखने का? मैंने कहा इस चीज को मैं बोलता हूं y एज अ एक्सप्रेशन ऑफ x। मैंने y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, इसलिए मैं इसको y एज अ फंक्शन ऑफ y एज अ एक्सप्रेशन ऑफ x बोलता हूँ, या इसको ऐसे भी बोला जाता है y एज अ फंक्शन ऑफ x। ओहो, गजब बात गजब बात गजब बात। ठीक है, इसी तरह मैंने जब x को इसी फंक्शन में y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ x एज अ फंक्शन ऑफ y? मैंने कहा बिल्कुल आप बोल सकते हो, आपको किसी ने नहीं रोका। ठीक है, इस चीज को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, y एज अ एक्सप्रेशन ऑफ x या y एज अ फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x पूरा ना बोल के f ऑफ x भी बोलोगे तो चलेगा, सही तो चलेगा। और इस चीज को मैं x एज अ एक्सप्रेशन ऑफ x लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ x एज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, एक्सप्रेशन ऑफ y या फंक्शन ऑफ y। ठीक है ना, समझे आप बात को? चलिए, हमारे ये लिखने का मतलब क्या है, y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y। ठीक है ना, x एज अ फंक्शन ऑफ y, या तो आप इसको g ऑफ y भी लिख सकते हो। ठीक है ना, g कोई भी फंक्शन हो सकता है, कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है ना भैया। चलिए, हमने इस फंक्शन को ऐसे लिखा, इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिखा, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा कि आप x की वैल्यू 1 निकालनी है ना, आपको x की वैल्यू 1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है, आप x की जगह फंक्शन में 1 डाल दीजिए, रिप्लेस x विद 1, यानी कि आप फंक्शन ऑफ 1 निकाल लीजिए, फंक्शन ऑफ 1 निकाल लीजिए। मैंने कहा फंक्शन ऑफ 1 तो सुना सुना नाम है, मैंने कहा हाँ, f ऑफ 1 को फंक्शन ऑफ 1 कहा जाता है, यानी कि आपने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी। समझे आप बात को? बात को समझे नहीं समझे? चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें करते हैं। अब हम बार बार ये चीज, यही एक नाम लिए जा रहे हैं, तो इसका कुछ मतलब तो होना चाहिए। मैंने कहा मतलब है, तो फंक्शन होता क्या है? बेसिक्स ऑफ अ फंक्शन, बेसिक्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन इज नथिंग बट, फंक्शन इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट मशीन। ठीक है ना, इनपुट आउटपुट मैथमेटिकल मशीन है, ज्यादा क्लियरली कहें तो मैथमेटिकल मशीन है। फंक्शन जस्ट एक इनपुट आउटपुट मशीन है कि एक चीज से इनपुट उठाएगा, उसमें कुछ बदलाव करेगा, तोड़ मरोड़ के उसे आउटपुट की फॉर्म में आपको दे देगा। ये भी चीज आप देते, आप जो चीज दे रहे हो उसको इनपुट बोलते हैं, आप जो चीज ले रहे हो उसको आउटपुट बोलते हैं। समझ में आई बात? अब मैंने कहा फंक्शन के थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन टाइप्स, ऐसे मतलब फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया है एक तरह से। हमने सीखा कि हम y एज अ एक्सप्रेशन ऑफ x को y एज अ फंक्शन ऑफ x भी कह सकते हैं। और आप ध्यान से सुनो, तो मैंने ये बात कही है कि इस चीज को पहली बात यही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, इस चीज को फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल देते हैं f ऑफ x, फंक्शन ना बोल के सीधा f ऑफ x बोल दिया। इसी तरह g ऑफ x को g ऑफ x बोल देते हैं, यानी कि फंक्शन इन x है ना, कोई फंक्शन है g, g इज द नेम ऑफ फंक्शन, g इज द नेम ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का नाम हो सकता है। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं है कि आप fx में ही रिप्रेजेंट करो, gx, hx, ux, vx, कुछ भी कर सकते हो ना आप। बट यहाँ इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट को हम x से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं? मैंने कहा y से। x आप हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट के फॉर्म में लेना, और y हमेशा आप स्टैंडर्ड आउटपुट के फॉर्म में लेना, सही। इसी तरह दूसरा पॉइंट समझते हैं, कहीं जगह, बहुत सारी जगह मैंने ये लिखा हुआ भी है y एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, और पढ़ भी ऐसे ही रहा हूं मैं इसको, कैसे? y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप भी इसे यही पढ़ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका प्रोनाउंसिएशन y एज अ फंक्शन ऑफ x है, और इसका, मैंने कहा इसका x एज अ फंक्शन ऑफ y। क्या ये इनवर्स फंक्शन है? मैंने कहा हाँ,
मैंने कहा हाँ, अगर ये दोनों फंक्शन सेम रूट से निकाले गए हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था y इक्वल टू 3x प्लस 2 में आप x की वैल्यू निकाल लेंगे y माइनस 2/3, तो हाँ ये आपके इनवर्स फंक्शन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। समझ गए आप? चलिए अब आगे की बातें करते हैं। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किसी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ x पर, x बराबर मान लिया x1 पे निकालनी है, तो आप फंक्शन में जहां जहां x आपको दिख रहा है, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां x1 डाल दीजिए, x1 डाल दीजिए। मान लिया मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि y बराबर 2x² प्लस 3, ये दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब आपको इसकी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1 पे, तो जहां जहां x दिख रहा है, बोले तो मुझे तो यही दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ पे आप x1 बोले तो 1 की वैल्यू डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये आपकी y ऑफ 1 निकल जाएगी, ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, या तो आप y1 से रिप्रेजेंट कर लो या f ऑफ 1 से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है y इक्वल्स टू fx होता है ना, y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, यानी कि y की वैल्यू fx की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे भी आप अगर फंक्शन में x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो आपको यहाँ भी डालनी पड़ेगी, यहाँ भी, यहाँ f ऑफ 1 की जगह, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है इस चीज को कहते हैं फंक्शन इन 1 या फिर फंक्शन ऑफ 1, 1 का फंक्शन है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ये 1 ही का फंक्शन है, ठीक है, यानी कि y ऑफ 1 की वैल्यू निकल जाएगी 2 प्लस 3 बोले तो 5। तो आशा करता हूँ कि आप ये भी पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन नोट कर लेते हैं कि x की वैल्यूज, पहली बात तो x की वैल्यूज छोड़ो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक फंक्शन में इनपुट जरूरी होता है और फंक्शन का आउटपुट जरूरी होता है, पर हमेशा नहीं। मान लिया कि आपने कुछ ना कुछ इनपुट दिया और फंक्शन का आउटपुट मिला ही नहीं, तो आप मना नहीं कर सकते भाई। आप अगर ग्राइंडर के अंदर, ठीक है, ग्राइंडर आपको मैं आशा करता हूँ कि पता होगा, हाँ वो होता है ना पीसने वाला कुछ, ठीक है, उस ग्राइंडर के अंदर अगर आप पानी डाल दोगे तो आपका आउटपुट भी पानी मिलेगा भैया, पानी ग्राइंड नहीं होने वाला, समझ रहे हो। और कभी कभी तो आउटपुट मिलेगा भी नहीं। मान लिया आपने कोई ऐसी मशीन के अंदर चीज डाली जो कि मशीन के अंदर जाके अटक गई, तो आप कहाँ आउटपुट पाओगे भाई, आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। ऐसे केसेस में, है ना, एक्सेप्टेबल वैल्यूज का फंडा आता है भाई। फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट करता है और फंक्शन किन किन वैल्यूज ऑफ एक्स के साथ, यानी कि किन किन इनपुट वैल्यूज के साथ कंपैटिबल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लिया कि आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, है ना, एक स्कूल बॉय या गर्ल हो सकते हो आप हमेशा स्कूल जाते हो, पर एक दिन आप सुबह उठे और आपको ये विचित्र ख्याल आया कि आज से मैं स्कूल छोड़ दूंगा और मैं कॉलेज जाऊंगा। अब आपने स्कूल छोड़ दिया, आपने बस पकड़ी, आप कॉलेज गए, पर कॉलेज वालों ने आपको भगा दिया, आपको बहुत ही बुरी तरीके से निकाल दिया, क्योंकि आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। जाहिर सी बात है, अगर आप कॉलेज जाने लगोगे, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और आप उस कॉलेज चले गए, तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपको वो कॉलेज वाले लोग भगा दें। सही, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप कॉलेज के कंपैटिबल इनपुट नहीं हो, आप कॉलेज के कंपैटिबल इनपुट नहीं हो, यू आर नॉट कंपैटिबल विद कॉलेज, है ना। आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, तो आप स्कूल के लिए कंपैटिबल इनपुट हो, आप स्कूल के लिए एक कंपैटिबल इनपुट हो, स्कूल आपको एक्सेप्ट कर लेगा, पर कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह फंक्शन भी बड़ा समझदार होता है। फंक्शन क्या करता है कि उसके अंदर आने वाली चीजों को जांचता है, उसके अंदर आने वाली चीजों को चेक करता है कि वो फंक्शन के लिए लायक भी हैं या नहीं, और अपनी साफ भाषा में कहें कि योग्य होना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, फंक्शन इनपुट को फंक्शन के योग्य होना जरूरी है। मान लिया आप एक फंक्शन लेते हो y बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और आप x की वैल्यू 1 बिठाने की कोशिश करते हो, फंक्शन चेक करेगा कि 1 अपॉन 1 माइनस 1, पहले एक बार खुद से वो वैल्यू x की वैल्यू रख के देखेगा और देखेगा कि मैं डिफाइन तो रह रहा हूँ। इसने कहा, फंक्शन कह देगा कि मैं अगर डिफाइन नहीं हूँ, क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, और अगर मैं डिफाइंड नहीं हूँ तो मैं इस वैल्यू को बिठाऊंगा ही नहीं अपने ऊपर, इस वैल्यू को अपने अंदर ही नहीं आने दूंगा इनपुट के तौर पे। समझ में आई आपको बात? इन एक्सेप्टेबल इनपुट वैल्यूज को, इन एक्सेप्टेबल इनपुट वैल्यूज के सेट को, एक्सेप्टेबल इनपुट वैल्यूज के सेट को डोमेन कहते हैं फंक्शन का, ठीक है, डोमेन कहते हैं फंक्शन का, डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आपको ये पता चल गई कि एक्सेप्टेबल वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शन हमेशा डिफाइन रहना चाहता है, फंक्शन हमेशा डिफाइन ही रहना चाहता है। अगर फंक्शन हमेशा डिफाइन रहना चाहता है तो अपने अंदर ऐसी चीजों को बैठने ही नहीं देगा जो उसे नॉट डिफाइंड बना रही है। बोले तो अगर मैं फंक्शन ले लूं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स अपने आप को 2 नहीं बैठने देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 बैठ गया तो 1 माइनस 2 होकर अंडर रूट में माइनस 1 बन जाएगा, और अंडर रूट में नेगेटिव वाला पाप कभी भी नहीं कर देना। अंडर रूट में नेगेटिव
कभी नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में नेगेटिव भी नॉट डिफाइंड होता है ना, डिफाइंड नहीं है, रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमें ये बात, इससे एक और बात पता चली कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन टेक्स रियल नंबर एज इनपुट, रियल नंबर एज इनपुट, और आउटपुट भी वो रियल नंबर ही देना चाहता है, आउटपुट भी वो रियल नंबर ही देना चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन टेक्स रियल नंबर एज इनपुट और आउटपुट भी वो रियल नंबर ही देना चाहता है, इसलिए ना वो इमेजिनरी नंबर्स को बैठाने देगा और ना ही वो इमेजिनरी नंबर्स को वापस आने देगा। इमेजिनरी नंबर्स आप आगे पढ़ोगे कि होते क्या है। तो हमने बेसिकली ये समझा कि डोमेन चीज क्या है, डोमेन चीज क्या है। हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि एफ रियल वैल्यूज को इनपुट के तौर पे लेता है और रियल वैल्यूज ही आउटपुट के तौर पे लगाता है, पर रियल वैल्यूज जो वैल्यू ले रहा है उससे पहले चेक कर लेता है कि फंक्शन उस वैल्यू को लेने के बाद डिफाइन हो भी रहा है या नहीं। ठीक, डोमेन क्या चीज है, मैंने डोमेन है सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज। एक्सेप्टेबल वैल्यूज आपको बता चुके हैं, डोमेन जो है सेट ऑफ एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इनपुट है, ऑफ इनपुट है। डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट के पूरे सेट को, उस आउटपुट के पूरे कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स है ना, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स को हमने रेंज कह दिया, को हमने रेंज कह दिया। अब आप खुद सोचिए जरा कि फंक्शन में अगर 1 अपॉन में मान लिया कि कुछ है, मान लिया कि x माइनस वन है, तो x माइनस वन अगर है, ठीक है, तो x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो फंक्शन डाल के चेक करेगा, इसमें फंक्शन चेक करेगा कि मैं डिफाइन रह भी रहा हूँ या नहीं रह रहा। तो फंक्शन की तरफ से जवाब आएगा कि आप डिफाइन नहीं हो, आप नॉट डिफाइंड हो, तो फंक्शन यही हाथ ऊंचे कर लेगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमसे इतना बड़ा पाप मत कराओ, इतना बड़ा पाप करने लायक हम नहीं। यानी कि आपको एक बात तो नोटिस करनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर में जो बात हो, डिनोमिनेटर में जो बात हो वो डिनोमिनेटर वाली बात जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात हमने ये नोटिस करी कि अंडर रूट में कोई चीज है, तो अंडर रूट में कोई चीज मान लिया कि नेगेटिव हो जाए कभी, तो फंक्शन वापस अपने हाथ ऊंचे कर देगा और कह देगा नहीं नहीं नहीं, हमसे अंडर रूट नेगेटिव वाला पाप मत कराइए, हम इतना बड़ा पाप करने लायक नहीं। ठीक, तो आपके पास जब भी अंडर रूट में कुछ हो तो आप उस चीज को पॉजिटिव रख दीजिए। पॉजिटिव रखने का मतलब होता है ये वाला पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव की तरफ इशारा करना चाहिए इस चीज को। चलिए, अब हम जब भी डिनोमिनेटर में कुछ देखेंगे, अब हम जब भी डिनोमिनेटर में कुछ देखेंगे या फिर हम अंडर रूट में कुछ देखेंगे, तो हमें कुछ कुछ होना चाहिए, हमें कुछ कुछ जरूर जरूर होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ जरूर जरूर होना चाहिए। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है, फंक्शन इज बेसिकली एन इनपुट आउटपुट मशीन। ये हम समझ चुके हैं कि फंक्शन एक इनपुट आउटपुट मशीन होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए फंक्शन इज बेसिकली इनपुट आउटपुट मैथमेटिकल मशीन, मैथमेटिकल मशीन, तो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। एक मैथमेटिकल मशीन है भैया, कुछ इनपुट ले रही है, उस इनपुट को प्रोसेस कर रही है, उस पर कुछ ऑपरेशन लगा रही है, उसके बाद आउटपुट निकाल रही है। हमने आपको यही बता दिया कि इनपुट में ये रियल नंबर लेती है, आउटपुट भी रियल नंबर ही निकालती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फंक्शन इज अ मशीन, फंक्शन इज अ मैथमेटिकल मशीन, टेक्स रियल नंबर एज इट्स इनपुट, ठीक है ना, प्रोसेस द गिवन इनपुट, यानी कि कुछ ऑपरेशन अपनाएगी उस इनपुट के ऊपर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट, वो आउटपुट भी रियल नंबर ही होगा। यानी कि डोमेन भी सेट ऑफ, है ना, सबसेट कह दें, सबसेट कह दें, अच्छा सबसेट कह देते हैं, ठीक है ना, सबसेट होगा रियल नंबर का। अरे सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है भैया आप रियल नंबर में से कुछ पार्ट ले रहे हो या पूरा ही पार्ट ले रहे हो या कभी ना कभी कुछ पार्ट हटा दे रहे हो, तो जो बच्चा पार्ट वो भी सबसेट हो गया आर का, और रेंज भी सबसेट हो गई आर की कि नहीं होगी। ठीक है ना, तो डोमेन एंड रेंज आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन एंड रेंज आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। आगे की बातें करते हैं। आगे की बात यह है कि मान लिया कि मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है y बराबर एफ एक्स, और उसमें मुझे वैल्यू निकालनी है x की 1 के ऊपर। तो हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको 1 के ऊपर कोई भी सर्टेन वैल्यू ऑफ x के ऊपर वैल्यू आपको y की निकालनी है, तो आप हर y के उस फंक्शन में हर जगह जहां पर x आ रहा है उसकी जगह 1 लिख दीजिए। यानी कि अगर यहाँ पे x आ रहा है तो y इक्वल्स टू f ऑफ 1, x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 2 पे क्या होगी, मैंने कहा y इक्वल्स टू f ऑफ 2, x इक्वल्स टू 3 पे क्या होगी, मैंने कहा y इक्वल्स टू f ऑफ 3। आपको बात समझ में आती है कि नहीं आती। इसी तरह कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि एक्सप्लिसिट होते हैं, कुछ फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे होते हैं। यानी कि मान लिया कि मैंने कहा कि x अगर a से छोटा है तो ये फंक्शन काम करेगा, x अगर a से और b के बीच है तो ये फंक्शन काम करेगा, और अगर x b से बड़ा है तो ये फंक्शन काम करेगा। मैं कभी कभी ऐसे फंक्शन को तोड़ के भी लिख सकता हूँ कि अगर a पर है और, ठीक है ना, मतलब ये होता है a के पीछे कुछ और फंक्शन काम करेगा, b के, a और b के बीच में कुछ और फंक्शन काम करेगा, और b के आगे कुछ और फंक्शन काम करेगा। आप समझ रहे हैं बात, ये ग्राफ एक अलग हो गया, ये ग्राफ 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी तरह का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने ऑफ कोर्स लिख रखा है, एक एग्जांपल देखते हैं। इफ f of x is equals to x plus 1 when x is less than -2, x square when x is -2 से 5 के बीच में, और जब x 5 से ज्यादा होगा तो ये वाला फंक्शन उठाना है। इसका मतलब ये है कि अगर x -2 से कम है तो ये फंक्शन उठा लो, x -2 से 5 के बीच है तो ये फंक्शन उठा लो, और x अगर 5 से ज्यादा है तो ये फंक्शन उठाना ही पड़ेगा। अब हमें इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले f of 1 निकाल लेते हैं, यानी कि x की जगह इस फंक्शन में 1 रखना पड़ेगा। जब 1 कौन से इंटरवल में आ रहा है, मैंने कहा यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है तो यहाँ कैसे आएगा, चलिए
देखते हैं, इसके अंदर 1 रख दीजिए सर बोले तो। इसी तरह अगर हम f ऑफ -1 निकालने की कोशिश करें और देखें -1 कौन से इंटरवल में आ रहा है, तो इसी में ही आ रहा है। दोबारा से -1 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि x स्क्वायर वाले फंक्शन में x की वैल्यू 1 रख दीजिए, x की वैल्यू -1 रख दीजिए। चलिए ये भी बना जाएगा। इसके बाद f ऑफ 2 जब निकालेंगे, ओ हो 2 तो कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 2 भी इसी सेट में, 2 भी इसी सेट में है कि नहीं, तो 2 का भी इसी सेट में डाल देंगे। लीजिए 4। और f ऑफ -2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये फंक्शन नहीं देखना, क्यों? क्योंकि -2 इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, इसमें है। ये इक्वालिटी का साइन दिख रहा है, ये ऐसे इक्वालिटी का साइन दिख रहा है। इक्वालिटी का साइन मतलब है ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, तो इस इंटरवल में इंक्लूडेड है -2, यानी कि x स्क्वायर में भी -2 डलेगा। बोल तो 4। और इसी तरह f ऑफ 6 अगर मैं निकालूं तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो इस वाले इंटरवल में आ गया, तो ये फंक्शन काम करेगा 1/6 + 1, बोल तो 1/7। इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ ही जाएगा। चलिए आगे की एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। कुछ है ना फंक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये रिवीजन टाइप, ये फंक्शन को fx इज प्रोनाउंस एज, मैंने बोला था fx नहीं बोलना है, इसको बोलना है फंक्शन इन x या फंक्शन ऑफ x या फिर f ऑफ x। समझे बात को? ठीक, ये वाला हो गया। चलिए अगली बात, y एज अ फंक्शन ऑफ x इज प्रोनाउंस्ड एज y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन इन x या फिर y एज अ फंक्शन ऑफ x। समझे बात को? चलिए, टू इवैल्यूएट द फंक्शन एट सर्टेन वैल्यू रिप्लेस x विद दैट वैल्यू। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको x = 1 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां आप 1 डाल दीजिए। मेरी बात समझ में आई? चलिए इनपुट वैल्यूज, हाँ ये नहीं बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनपुट वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और आउटपुट वैल्यूज को हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। आउटपुट वैल्यूज को हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। इसी तरह एक्सेप्टेबल सेट लिख दूं मैं यहाँ, एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज, एक्सेप्टेबल सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट, इनपुट वैल्यूज है ना, एक्सेप्टेबल इनपुट वैल्यूज इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसको डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट वैल्यूज, एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट वैल्यूज इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझी बात को? समझे बात को? चलिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y यानी कि आउटपुट वैल्यूज का सेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि इनपुट वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए आउटपुट वैल्यूज का सेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनपुट वैल्यूज इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन, इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। अगली बात करते हैं। चलिए, अब हमने बहुत ज्यादा डोमेन डोमेन कर लिया, थोड़ी बातें समझ भी लेते हैं डोमेन की। डोमेन मैंने बताया आपको, जो कि कंपैटिबल इनपुट्स हैं, कंपैटिबल इनपुट्स का सेट, सेट ऑफ कंपैटिबल इनपुट्स, सेट ऑफ कंपैटिबल इनपुट्स इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसी तरह मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर आप डिनोमिनेटर में कुछ चीज देख लें, तो उस डिनोमिनेटर वाली चीज को जीरो कभी ना होने दें। अगर वो जीरो हो गई तो आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन ऐसी इनपुट लेता ही नहीं है। अगर आपको इनपुट की रेंज निकालनी है, इनपुट सेट निकालना है, आपको इनपुट सेट निकालना है, तो आप जरूर जरूर ये चीज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन वो चीज कभी नहीं लेता जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहना चाहता है, फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहना चाहता है, डिफाइंड रहना चाहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत महानोट चीज है, महानोट है। ठीक है, चलिए, फंक्शन हमेशा डिफाइंड रहना चाहता है, तो फंक्शन कोई भी ऐसी चीज नहीं आने देगा अपने अंदर जिससे कि वो नॉट डिफाइंड हो जाए। तो नॉट डिफाइंड फंक्शन अपने आप को नहीं होने देता, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दूसरी बात, कभी अंडर रूट में कोई चीज दिख जाए, तो अंडर रूट में अगर आपको कुछ कुछ दिख रहा है, अंडर रूट में अगर आपको कुछ कुछ दिख रहा है, तो इस कुछ कुछ को ग्रेटर देन इक्वल जीरो रख दें। ग्रेटर देन इक्वल जीरो रखने का मतलब पॉजिटिव नंबर्स की तरफ इशारा करना। ओहो हो, ये क्या बात कह दी भाई, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ इशारा करना, है ना। इशारा की स्पेलिंग, इशारा, चलो ठीक। पॉजिटिव नंबर की तरफ इशारा करना मतलब, मैंने कहा आपने नंबर लाइन तो बिल्कुल पढ़ी होगी, जीरो के पीछे वाले नंबर नेगेटिव नंबर होते थे, जीरो के आगे वाले नंबर पॉजिटिव नंबर होते थे, जीरो एक मिडल नंबर होता था। ये इस चीज को, जीरो को मैथमेटिकल सेंटर भी कहा जाता है, मैथमेटिकल सेंटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर का भी मैथमेटिकल सेंटर है, इमेजिनरी नंबर का मैथमेटिकल सेंटर है, इसलिए इसको मैथमेटिकल सेंटर कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पर अभी के लिए आप ये बात समझ लीजिए। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि जीरो के अगर आगे वाले पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो जीरो से बड़े वाले हैं ना, ये चीज जीरो से बड़ी है कि नहीं है। -1 तो जीरो से छोटा होता है, 1 तो जीरो से बड़ा होता है, 2 भी जीरो से बड़ा होता है, 3/2 भी जीरो से बड़ा ही होता है। सही बात है कि नहीं? तो ये जो नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर जीरो या जीरो से बड़े हो सकते हैं। यानी कि अंडर रूट के अंदर जीरो बिठा ले, तो अंडर रूट के अंदर जीरो फंक्शन मना नहीं करता, फंक्शन नहीं मना करेगा, नहीं मना करेगा। पर आपने अगर नेगेटिव नंबर आप बिठा के चले गए, तो फंक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, फंक्शन अपने हाथ ऊंचे कर देगा, कह देगा इतना बड़ा पाप हमसे मत कराइए। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा कि डोमेन के कितने रूल्स हैं। डोमेन के एक और दो रूल हैं। पहला रूल ये कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा कि अगर अंडर रूट में कुछ है, अंडर रूट में कुछ है, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। 2-3 और रूल होते हैं, तो जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे वैसे बताएंगे। इसी तरह आपको पता है कि डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंगली रेंज निकलती, यानी कि y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं, y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं, है ना, y की वैल्यूज को रेंज कहते हैं। मैंने बोला कि मैंने y = x - 1 में
अगर मैंने 1 डालना बंद कर दिया तो y की वैल्यू 0 आनी भी तो बंद होगी। अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 1 डालता इस फंक्शन में, x की वैल्यू अगर इस फंक्शन में 1 डालता तो 1 डालने से y की वैल्यू क्या क्या आती, मैं y की वैल्यू आती 1 - 1 बराबर 0। अगर मैंने 1 डोमेन में से हटा दिया, अगर मैंने 1 डोमेन में से हटा दिया तो ये y की वैल्यू रेंज में से हट जाएगी। यानी कि डोमेन को चेंज करने पर, डोमेन को चेंज करने पर रेंज पर इफेक्ट होता है, रेंज पर इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। समझे बात को, समझे बात को, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि डोमेन डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेंज को, डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेंज को, वैसे ही जैसे एक्स इफेक्ट करता है वाई को। मैंने बोला था ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। भैया डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डायरेक्टली निर्भर करता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम पर डायरेक्टली निर्भर करता है, क्योंकि हम डिसाइड करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू y की वैल्यू x डिसाइड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। डोमेन पढ़ लेते हैं। डोमेन हम लिख लेते हैं कि ऑल सेट ऑफ वैल्यूज दैट यू कैन गिव फंक्शन एज इनपुट, इनपुट के तौर पर, और या फिर ऐसे लिखें एक्सेप्टेबल इनपुट, एक्सेप्टेबल इनपुट्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, ऐसी ऐसी वैल्यूज जो कि आप फंक्शन को इनपुट के तौर पर दे सकते हो, उन चीजों को डोमेन वैल्यूज कहते हैं, या फिर कहते हैं उनके सेट को डोमेन कहते हैं। उस पूरे सेट को, उस पूरे कलेक्शन को, उस पूरे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अच्छा, डोमेन के कुछ रूल्स हैं, मैंने अभी बताया तुम्हें कि डोमेन के कुछ रूल्स हैं। पहली बात तो अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अंडर रूट के अंदर वाली कहानी, अंडर रूट के अंदर वाली बातें कभी भी नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव की तरफ ही इशारा करें, पॉजिटिव की तरफ ही इशारा करें। और डिनोमिनेटर वाली कहानी कभी भी जीरो ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो आज से जब भी आप, आज से जब भी आप अंडर रूट में कुछ देखें और 1 अपॉन में कुछ देखें तो कुछ कुछ होना चाहिए आपके मन में, आपके मन में कुछ कुछ होना चाहिए। समझ गए बात को? चलो, ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है। इसी तरह तीसरा रूल लॉग वाला रूल है, जब हम लॉग पढ़ेंगे तब आपको ये बता देंगे। मान लिया कि मेरे पास ये एग्जांपल है, इसका डोमेन मुझे निकालना है, तो y इज इक्वल्स टू x का मैं डोमेन निकालता हूँ। पहला रूल क्या इसमें लग रहा है, क्या क्या अंडर रूट में कुछ है इसमें? मैंने कहा नहीं, तो पहला रूल नहीं लग रहा। दूसरा रूल 1 अपॉन में कुछ है क्या? मैंने कहा नहीं, तो दूसरा रूल भी नहीं लग रहा। तीसरा रूल लग ही नहीं सकता क्योंकि लॉग है ही नहीं, लग ही नहीं सकता क्योंकि लॉग है ही नहीं। पहले दूसरे रूल नहीं लग रहे, तीसरे रूल नहीं लग रहे, तो भैया आप कट ही नहीं रहे, कहीं पर x की वैल्यू जंप मार ही नहीं रही भैया। कोई x की वैल्यू ये फंक्शन छोड़ ही नहीं रहा, ये तो सारी x की वैल्यूज ले लेगा, ये तो सारी x की वैल्यूज ले लेगा। अगर ये सारी x की वैल्यूज ले लेगा और x की सारी वैल्यूज रियल लेगा, मैंने आपको यही बताया है कि इनपुट वैल्यूज हमेशा रियल लेता है, आउटपुट भी हमेशा रियल देता है। तो इनपुट हमेशा क्या लेगा, रियल नंबर्स लेगा, और रियल नंबर में कोई से भी नंबर नहीं छोड़ेगा, कोई से भी नंबर पर ये टाप के नहीं जाएगा, कोई से भी नंबर को जंप करके नहीं जाएगा। अगर सारे लेगा तो हम ऐसे लिख दें कि x की वैल्यू सारे r है, मतलब सारे r ले लेगा, सारे r ले लेगा, तो x इक्वल्स टू r लिख सकता हूँ क्या? मैंने कहा नहीं लिख सकता। मैं क्यों नहीं लिख सकता, मैं क्यों नहीं लिख सकता? मैंने कहा x इक्वल्स टू r लिखने का मतलब है कि आपने r को x को असाइन कर दिया, आपने x की वैल्यू को r असाइन कर दिया है, मतलब x की वैल्यू r हो चुकी है, क्योंकि वेरिएबल में कांस्टेंट स्टोर हो चुके हैं, इसलिए r एक कांस्टेंट हो गया। r एक कांस्टेंट नहीं होता, r एक इंटरवल होता है। मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो r होते हैं, उनका सेट जो होता है वो पूरा r होता है। तो r एक कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था x इक्वल्स टू r लिखने का मतलब है ये तो वेरिएबल हो सकता है और ये एक कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप एक वेरिएबल में सिर्फ एक कांस्टेंट स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपने r को वेरिएबल में स्टोर कर लिया तो ये मतलब आपने कांस्टेंट स्टोर कर लिया इसके अंदर, तो r तो कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो ये लिखना गलत है। इसकी जगह अच्छा ये गलत है, तो लिखे क्या, सही क्या है? मैंने कहा ये देखो, ये सही है। ये इस साइन को बोलते हैं एप्साइलन, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, एप्साइलन बोलते हैं, पर मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें कि x बिलोंग्स टू -1, 1 और 2, ऐसे लिखूं तो मतलब मेरा ये है कि x जो है -1, 1 या 2 में से एक चीज है। x इनको, इस पूरे सेट को, इस 3 नंबर वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। समझे आप बात को? यानी कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ x बिलोंग्स r, तो ये अब सही है कि हाँ रियल नंबर लाइन पे कहीं भी x हो सकता है, x हमेशा रियल वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ x हमेशा, हमेशा रियल वैल्यूज को बिलोंग करता है। होप कि आपको समझ में आती है बात। मैं आशा कर रहा हूँ, मैं पूरी पूरी आशा कर रहा हूँ और पूरी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई, आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल का देखूं y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो मैं अगर इसके अंदर झांक कर देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि अरे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हाँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में पहला रूल लग रहा है क्या? मैंने कहा नहीं लग रहा। दूसरा रूल लग रहा है क्या? मैंने कहा नहीं लग रहा। पहला रूल का मतलब अंडर रूट में कुछ है? मैंने कहा नहीं है। और इसका मतलब डिनोमिनेटर में कुछ है? मैंने कहा नहीं है। कुछ नहीं है तो आप तो सारी वैल्यूज ले लोगे, फिर से आप तो सारी वैल्यूज x की खा जाओगे। अगर आप सारी x की वैल्यू खा रहे हो यानी कि आप भी रियल वैल्यूज को बिलोंग कर रहे हो, यानी कि x बिलोंग्स r, इसमें भी x बिलोंग्स r। तीसरा वाला एग्जांपल लेते, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी x बिलोंग्स r। चौथा एग्जांपल ले लो, इसमें भी x बिलोंग्स r। यानी कि अगर ये है और ये है, अंडर रूट है और ये है, तभी हमें चिंता करने की जरूरत है।
और किसी में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा और किसी हर चीज का जो डोमेन होगा वो आर हो जाएगा, वो रियल नंबर्स हो जाएंगे। अब मैंने आपको इशारों इशारों में ये भी बात समझा दी कि आर को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आगे पढ़ेंगे, वैसे ऐसी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका डोमेन बताना है। इसका डोमेन, ओहो हो, क्या आपको भी कुछ कुछ होता है? हाँ, मुझे भी कुछ कुछ होता है। डिनोमिनेटर में जैसे ही मैंने कोई चीज देखता हूँ वैसे ही मैं उसको नॉट इक्वल टू जीरो रख देता हूँ, हाँ कि ना। डिनोमिनेटर में मैंने ये चीज देखी, मैंने नॉट इक्वल टू जीरो रख दी, यानी कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। यानी कि पूरे रियल नंबर के सेट में से जहां पे -1 आएगा वहां पर x जो है उसको जंप करके चला जाएगा। x वो वैल्यू नहीं लेगा, -1 को नहीं उठाएगा, x जो है -1 से जंप करके चला जाएगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स r -1। मैंने कहा हाँ, पर ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, ये आपको लेक्चर 2 में पता चलेगा। बल्कि ऐसे जो एलिमेंटल चीजें होती है, एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट को हमेशा करली ब्रेसेस में लिखा जाता है, एक एलिमेंट को हमेशा करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। सही है, चलो ये आंसर सही, ये डोमेन आपका सही। दूसरा क्वेश्चन ये देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे लीजिए। ये क्वेश्चन है 2x अपॉन अंडर रूट का x -1। मैंने कहा इसमें तो मुझे पहली बात दिख गई, पहली बात कौन सी, मैंने कहा अंडर रूट वाली चीज है पॉजिटिव, तो अंडर रूट वाली चीज पॉजिटिव यानी कि x -1 ग्रेटर देन इक्वल 0 पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। चलिए, अच्छा डिनोमिनेटर वाली कहानी भी दिख गई, डिनोमिनेटर बोले तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा ये 0 ना हो यानी कि अंदर वाली ये कहानी 0 ना हो, यानी कि x -1 भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x 0 + 1 यानी कि 1 नहीं होना चाहिए। x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। अगर कभी x 1 हो गया तो फिर हमारी बात गलत हो जाएगी, इससे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इससे सॉल्व करें तो x ग्रेटर देन इक्वल 1 आ रहा है, यानी कि ये इशारा कर रहा है कि आप 1 नहीं होने चाहिए, ये इशारा कर रहा है कि आप 1 होने चाहिए, तो 1 से ज्यादा भी हो सकते हो। तो दोनों कहां पर नहीं सेटिस्फाई कर रहे, मैंने कहा दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे यहाँ पे। x इक्वल टू 1 पे, तो 1 हटा दें, तो 1 पे ओपन गोला मार दें। ओहो हो, ये क्या कह दिया भाई, ओपन गोला और क्लोज्ड गोला। हाँ मैंने कहा ये भी लेक्चर 2 की बातें हैं, ओपन गोला क्लोज्ड गोला इंटरवल में बताया जाएगा, ये भी लेक्चर 2 की बातें हैं। सही है, अभी आपको इसका जो डोमेन था वो समझ में आया। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल 1 था, यहाँ पे था x 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि हमने इसको भी 1 से हटा दिया, तो x ग्रेटर देन 1 ये डोमेन हो गया, ये अब क्या हो गया, डोमेन हो गया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया, रेंज आर द आर द वैल्यूज ऑफ y, आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, या फिर आउटपुट कहते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनपुट, इनपुट को कॉरेस्पॉन्ड करती हुई आउटपुट की वैल्यूज को हम रेंज कह देते हैं। रेंज को डिनोट करते हैं आर ऑफ एफ से, ठीक है ना। अच्छा रेंज को निकालने का तरीका है, मैंने कहा रेंज को निकालने का तरीका बहुत आसान है। मैंने कहा अगर आपके पास एक फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसके अंदर आपको डोमेन रूल कितने सिंपल है, डोमेन रूल बड़े ही सिंपल है, दो ही डोमेन रूल है, 1 और 2। पहला अंडर रूट में कुछ नहीं, अंडर रूट में कुछ नहीं, अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं, और दूसरा 1 अपॉन में 0 नहीं। ठीक है, इसके अलावा तो डोमेन निकालना बड़ा सिंपल है। डोमेन निकालना कितना सिंपल है ये आपने पिछले एग्जांपल्स में समझ लिया होगा, डोमेन निकालना बड़ा सिंपल है। रेंज उससे भी सिंपल है। रेंज कहती है कि आपके पास y एज अ फंक्शन ऑफ x पड़ा है ना, मैंने कहा हाँ, तो आप x एज अ फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन निकाल लो, x एज अ फंक्शन ऑफ y निकाल लो, x एज अ फंक्शन ऑफ y ऐसे कह देते हैं, x इक्वल्स टू gy कह देते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने बताया हुआ है आपको, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखकर अब आपका y जो है वो इनपुट वैल्यूज बन चुकी है, यानी कि अगर आपको y की वैल्यूज निकालनी है तो आप इसी फंक्शन का डोमेन निकाल लो। इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, ठीक है ना, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, domain of inverse function is the range of actual function, is the range of actual function। आप खुद सोचो कि अगर मैं इसका डोमेन निकालूं तो डोमेन मेरा y आएगा ना, डोमेन y की वैल्यूज ही तो आएंगी। इस बार डोमेन y है, इस बार इनपुट जो है वो y है, तो मेरी जो डोमेन आएगी डोमेन y की वैल्यूज आएंगी। अच्छा y तो इसकी वैल्यूज थी, तो मतलब इसकी वैल्यूज निकालनी मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जो डोमेन होता है इस फंक्शन का वो रेंज होती है इस फंक्शन की। ठीक है, तो आपको कभी भी मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यही एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार। ठीक है, इसके अंदर से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यानी कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ y इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 1, यानी कि y माइनस वाई एक्स बराबर 1, यानी कि 1 माइनस वाई अपॉन माइनस वाई बराबर x। समझ में आया मैंने क्या लिखा है, समझ में आया मैंने क्या लिखा, x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो था ये y एज अ फंक्शन ऑफ x था, इसको मैंने डिराइव कर लिया x एज अ फंक्शन ऑफ y में। अब मैं इसका डोमेन निकाल लेता हूँ। इसका डोमेन निकालने के लिए एक सिंपल सा रूल, इसके अंदर अंडर रूट नहीं है, इसके अंदर अंडर रूट नहीं है, तो पहला रूल नहीं लग रहा। दूसरा रूल लग रहा है, कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में y है तो माइनस y जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y भी 0 नहीं होना चाहिए। तो एक y 0 नहीं, बाकी y सारी वैल्यूज उठाएगा, रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज है ना। y बिलोंग्स r, बट किसको छोड़ देगा, 0 को। अच्छा 0 को एलिमेंटल है तो एलिमेंटल फॉर्म में लिखेंगे, करली ब्रेसेस में लिखेंगे, तो y जो है r होगा पर 0 को छोड़ा हुआ। सही है, ये रेंज निकल गई। अब आप समझ गए होंगे कि डोमेन और रेंज जिनको स्कूल्स में बहुत ही हाई फाई टॉपिक पढ़ाया जाता है वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही सिंपल है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बहुत ही शानदार चीज पढ़ने जा रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार चीज, नंबर गेम। नंबर गेम, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी फैमिली में एक दादाजी तो होते ही हैं, फिर दादाजी के दो बेटे होते हैं, फिर उन दो बेटे के और दो बेटे होते हैं। तो हाँ, सोशल मैसेज ये है कि बच्चे दो ही अच्छे, कि बच्चे दो ही अच्छे। चलिए, तो जोक्स अपार्ट, हम ये समझ लेते हैं कि नंबर गेम के दादाजी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं भैया। नंबर गेम के दादाजी जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इनके भाई साहब के दो बेटे होते हैं, एक तो रियल नंबर होते हैं, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम अभी पढ़ने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, ये भी देख लेते हैं कि रियल नंबर के खुद दो बेटे होते हैं, कौन कौन से। मैंने कहा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मैंने कहा ओहो हो, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने। चलिए, तो हमने पढ़ा कि रियल नंबर जो होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं उनको आर से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। इनके फिर दो बेटे होते हैं, इनके दो बेटे का नाम, एक का नाम रैशनल नंबर, एक का नाम इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इनको पी बाई की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इरेशनल नंबर इनको पी बाई की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ, इनकी एक और डेफिनेशन होती है, एक और डेफिनेशन ये होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है ना। और इनकी एक ही डेफिनेशन होती है कि भैया ये चाहे रिपीट हो चाहे नहीं रिपीट हो, ठीक है ना, पर ये टर्मिनेट हो जाते हैं, ये टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं रेशनल नंबर के एग्जांपल देता हूँ। मान लिया 1 है, -1 है, 1/2 है, 3/2 है, ठीक है ना। पी बाई की फॉर्म बदलते जाओ आप, ये 1/1, -1/1, 3/2, अच्छा 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, ये हो गया ना, सारे एग्जांपल हो गए। और मैं इसको कह देता हूँ कि मैंने इसके एग्जांपल दूँ √2, √3, √5। अच्छा √4 क्या एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? मैंने कहा रैशनल नंबर है। क्यों? √4 तो 2 होता है ना भाई, 2/1 तो एक रैशनल नंबर बन गया, ठीक है ना। तो जोक्स अपार्ट, ये भी हम चीजें छोड़ ही देते हैं। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर आने वाला है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर जिसको आप भली भांति जानते हैं, पाई। पाई, पाई को आप जानते हैं कि नहीं जानते? ई, ई आप नहीं जानते, इसको हम लॉग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, छोड़ो अभी, अभी छोड़ो, ठीक है। पाई को हम जानते हैं, पाई जो होता है वो 22/7 होता है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता? हाँ, तो ये चीज गलत पता है, ये चीज गलत है, ये गलत है भैया, ये गलत है, ये नहीं होता 22/7। मैंने अभी लिखा कि 22/7 एक पी बाई क्यू फॉर्म है, पी बाई क्यू फॉर्म को रैशनल नंबर बोलते हैं, ये रैशनल नंबर है। जबकि पाई जो है, पाई एक रैशनल नंबर है भैया। तो आपने रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के बराबर कैसे लिख दिया? मैंने कहा कुछ पॉइंट्स तक 3.147 ऐसे करते करते कुछ पॉइंट्स तक ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होती है, पर हमेशा थोड़ी होती, पर हमेशा थोड़ी होती है, ये तो कभी कभी होती है भैया, ये तो बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 के बराबर है, पर इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो आप इक्वल कैसे हो गए? ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो आप इक्वल कैसे हो सकते हो? तो अगली बार से आपसे कोई कहे कि पाई की वैल्यू हम 22/7 डाल रहे हैं, तो आप समझ जाना बेवकूफ बना रहा है। और पाई की वैल्यू 22/7 इसलिए डाल रहा है कि वो अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू 22/7 लेके चल रहा है, ना कि वो एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू लेते लेते तो थक जाएगा। अगर आप में से किसी के पास कैलकुलेटर हो तो आप उसके अंदर पाई की वैल्यू टाइप करना, आपको बहुत बड़ा नंबर दिखेगा, बहुत बड़ा नंबर। और नहीं तो गूगल पे सर्च मारना, गूगल पे आपको पता चल जाएगा पाई की कितनी बड़ी वैल्यू है, पाई की बहुत बड़ी वैल्यू है, सही है, पाई की बहुत बड़ी वैल्यू। तो चलिए, अगली बार से ये गलती मत करिएगा। अब समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं, अच्छा रैशनल नंबर तो खुद दो टाइप के। अच्छा, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर की इतनी बात नहीं करते। रैशनल नंबर खुद दो टाइप के, पहले होते हैं इंटीजर्स, पहले होते हैं इंटीजर्स, दूसरे होते हैं नॉन इंटीजर्स। रैशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इंटीजर्स के सेट को मैंने कहा जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने कहा जेड से, समझ गए? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए याद रखनी। चलिए, इंटीजर्स के सेट को, फिर इंटीजर्स के फिर दो बेटे, कौन कौन से? मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इतने काम के नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर बहुत काम के हैं। पॉजिटिव इंटीजर में भी दो टाइप बहुत काम के। पहली बात तो नेचुरल नंबर, पहली बात तो नेचुरल नंबर, दूसरी बात होल नंबर, दूसरी बात होल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 1 के डिफरेंस पे चलते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 1 के डिफरेंस पे चलते हैं। सही है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। चलिए आगे की बात, ओ हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब हम करते हैं या अंडर रूट ऑफ 4 जब हम करते हैं, तो वो 2 होता है, ना कि -2। आपको कभी कभी ऐसे +-2 लिखाया जाता है, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है, ठीक है ना। जबकि होता ऐसा है, होता ऐसा है, होता क्या है? होता यह है कि अंडर रूट खुद तो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर अंदर करता ही करता है, खुद भी पॉजिटिव होता है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे बहुत महानोट चीज लिखेंगे, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अंडर रूट हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो हमें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कभी भी एक्स नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते भैया, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो हमें तलाश थी एक ऐसे मसीहा की, एक ऐसी चीज की जो हमेशा पॉजिटिव रहे और कभी भी करवट ना मोड़े।
तो हमें ये चीज मिली मॉड ऑफ एक्स, हमें चीज मिली मॉड ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, वो कभी भी करवट नहीं मोड़ता, ठीक है ना। अब आपको समझाएंगे कि मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, उससे पहले आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स। आपका होमवर्क है कि इसका प्रूफ ढूंढ के लाएं, इसका प्रूफ बड़ा आसान है, ठीक है ना। अच्छा, आप अगर ये लिखते हैं कि x बराबर +-2, ये गलत चीज है जो कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखी होती है, पर आप अगर ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही चीज है। क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा x² बराबर 4, आपने दोनों साइड अंडर रूट लिया, दोनों साइड अंडर रूट लेके यहाँ पे क्या आया मॉड x, यहाँ आया 2, क्योंकि अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो 2 देगा, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है मॉड x देगा, सही है। तो मॉड x को हम बेसिकली +-x लिख सकते हैं, बेसिकली। अब कैसे लिख सकते हैं आइए आपको बताते हैं। हाँ, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को मॉड x बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को मॉड x बोलते हैं। मॉड x एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि अगर अंदर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, अंदर जो लिखा है, अंदर जो बात लिखी वो पॉजिटिव हो तो +1 से मल्टीप्लाई होकर खुलता है, पर अगर अंदर लिखी बात नेगेटिव हो जाए तो -1 से मल्टीप्लाई होकर खुलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। यानी कि मैं लिखूंगा मॉड x की वैल्यू, अगर x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये खुलेगा +1 इंटू एक्स से, और अगर x नेगेटिव है तो ये खुलेगा -1 इंटू एक्स से। बोले इसको बोलें तो इसको सिर्फ +x ही बोल देंगे, हाँ कि ना, इसको सिर्फ +x बोल दें और इसको सिर्फ -x बोल दें। यानी कि हम मॉड x को +-x भी लिख सकते हैं। +x कब? जब x पॉजिटिव हो, -x कब? जब x नेगेटिव हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझ गए। चलिए तो जान लेते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है? मैंने कहा ग्राफ नहीं बोलेंगे आज से बोलेंगे फोटो ऑफ फंक्शन। आज से हम यही चीज बोलेंगे, फोटो ऑफ फंक्शन। फंक्शन की फोटो को ग्राफ कहते हैं, फंक्शन की फोटो को ग्राफ कहते हैं, सही है। आपको एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि मान लिया आपका नाम अमन है, तो अमन तो दुनिया में करोड़ों लोगों का नाम है, पर अगर आपको अपनी पहचान बतानी है तो आप कैसे बताओगे? आप एक फोटो प्रोवाइड करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? आप अपनी एक फोटो प्रोवाइड करोगे, यानी कि हर चीज में पहचानने में, है ना, पहचान, पहचान कैसे होगी भैया आपकी बिना फोटो के? पहचान कैसे होगी? तो पहचानने में नाम इंपॉर्टेंट है या फोटो? मैंने कहा फोटो इंपॉर्टेंट है, फोटो इज इंपॉर्टेंट, फोटो इज इंपॉर्टेंट। आपको अगर मैंने बताया होगा तो f ऑफ x यानी कि y एज अ फंक्शन ऑफ x में f को नाम बोलते हैं फंक्शन का, ये होता है नाम ऑफ फंक्शन, ये होता है नाम ऑफ फंक्शन। इसी तरह y इक्वल्स टू g ऑफ x में इस g को बोलते हैं नाम ऑफ फंक्शन, g इज द नाम ऑफ फंक्शन, सही है। तो नाम इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने कहा नहीं है, क्योंकि आप एक ही फंक्शन को y इज इक्वल्स टू f ऑफ x को आप हजार तरीके से, हजार आपने अभी देख लिया होगा, अभी अभी इसी लेक्चर में, लेक्चर 1 में, इसी सेम लेक्चर में आपने हजार जगह देख लिया होगा कि मैंने y को फंक्शन ऑफ x लिखा है, जिसमें मैंने 1/1 - x भी लिख दिया, जिसमें मैंने फंक्शन को f ऑफ x को ही अंडर रूट ऑफ x - 1 भी लिख दिया, जो हर कुछ लिख दिया। मतलब f ऑफ x को मैं खूब सारी चीजें लिख सकता हूँ, खूब सारी चीजें लिख रहा हूँ। तो f तो नाम है भैया, नाम दो फंक्शन का सेम हो सकता है, नाम दो फंक्शन का सेम हो सकता है, सेम हो सकता है। पर क्या फोटो सेम हो सकती है? मैंने कहा नहीं हो सकती। और अगर फोटो सेम है, अगर अगर मान लिया कि फोटो सेम है, अगर फोटो सेम हो जाती है, मैंने कहा हाँ, अगर फोटो सेम हो जाती है ना तो फंक्शंस हो जाते हैं आइडेंटिकल फंक्शन। अगर फोटो सेम हो जाती है तो फंक्शन हो जाते हैं आइडेंटिकल, जैसे हमारे यहाँ जुड़वा होते हैं वैसे वहां होते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस। तो ऐसे बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपकी फोटो सेम हो जाए। पर अगर देखते हैं तो ग्राफ जो होता है, बेसिकली ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि फंक्शन का नाम मैटर नहीं करता, फंक्शन की फोटो मैटर करती है, फंक्शन की फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब जान लेते हैं बेसिक्स ऑफ अ ग्राफ, बेसिक्स ऑफ अ ग्राफ, है ना। ग्राफ को स्टाइल में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन भी बोल सकते हैं। स्टाइल में बोल रहा हूं, बहुत ही स्टाइल मार रहा है भाई, बहुत स्टाइल मारता है। चलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, हम समझते हैं कि ग्राफ को स्केच कैसे करते हैं। अगर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स को, y एज अ फंक्शन ऑफ x को हमें अगर स्केच करना हो, हमें अगर स्केच करना हो तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर x की वैल्यू कुछ रखेंगे, y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर x की वैल्यू फिर कुछ रखेंगे, फिर y की वैल्यू कुछ आएगी, फिर ऐसे ही रखते रहेंगे रखते रहेंगे रखते रहेंगे और बहुत सारी चीजें निकाल लेंगे, बहुत सारे सेट निकाल लेंगे, बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स निकाल लेंगे, x, y बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, उसके अंदर वो पॉइंट सारे मार्क कर देंगे, उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। वो जो ट्रेजेक्ट्री, वो जो पाथ बनेगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? ओहो हो, क्या बात आई। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है भैया? ट्रेजेक्ट्री बोल लो, पाथ बोल लो, लोकस बोल लो, एक ही बात है। ट्रेजेक्ट्री बोल लो, पाथ बोल लो, लोकस बोल लो, एक ही बात है। क्या होता है ये? रास्ता ऑफ फंक्शन, रास्ता ऑफ फंक्शन कहते हैं, या रास्ता उस पार्टिकल का, उस पार्टिकल का, उस पार्टिकल का जो फंक्शन की फोटो के ऊपर ट्रेवल कर रहा है या ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के ऊपर उचक रहा है, उचक रहा है, जो ग्राफ के ऊपर ट्रेवल कर रहा है ना। मान लिया कि ये पॉइंट है,
ये पॉइंट अभी यहाँ था, अभी आए, अभी आए, अभी आए, तो इस सारे पॉइंट की सारी लोकेशंस को अगर मैं मैच कर दूं, सारी लोकेशन को अगर ज्वाइन कर लूं, तो इस पॉइंट का मुझे एक लोकस मिल जाएगा, इस पॉइंट का मुझे एक लोकस मिल जाएगा। समझ गए आप बात को? चलिए आगे चलते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ एज एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या बताया था, टेबल बनाओ। टेबल बनाई, टेबल बना के देखी तो मिला x की वैल्यू, कुछ y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू मान लिया 0 रखते हैं, y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू मान लिया 1 रखते हैं, y की वैल्यू आएगी 5। मैंने कहा और भी आप हजारों पॉइंट ले सकते हो, मैं दो ही लेना जरूरी समझ रहा हूँ, अभी तो मैं दो ही लेना समझ रहा हूँ जरूरी, ठीक है। इसके बाद मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, आपको पता ही होगा ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, इस पे x कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं, इस पे y कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं, ठीक है ना। हाँ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 है, यानी कि x की वैल्यू 0 तो यहाँ लाई करेगी, y की वैल्यू 2 कहीं यहाँ लाई करेगी, तो यही हो गया 0,2, यही हो गया 0,2। इसके बाद x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 तो यहाँ लाई करेगी, y की वैल्यू 5 कहीं यहाँ होगी, 1,5 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दें और आगे एक्सटेंड कर दें, ये भी हजारों दूरियों तक एक्सटेंड और ये भी हजारों दूरियों तक एक्सटेंड, प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जो मैंने फोटो खींच ली इसकी, जो इसकी फोटो खींच ली, जो इसकी फोटो खींच ली, उस चीज को ग्राफ बोलते हैं, उस चीज को ग्राफ बोलते हैं। आइए एक और ग्राफ बनाते हैं, एक और ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10 का। मान लिया कि मैं x की वैल्यू कुछ ले रहा हूँ, y की वैल्यू कुछ ले रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने 0 डाली, y की मुझे वैल्यू मिली 10, x की वैल्यू मैंने डाली 1, y की मुझे वैल्यू मिली 15। मैं फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचूंगा, 0 पे 10 चेक कर लूंगा, 0 पे 10 मान लिया यहाँ आता है 0,10, ठीक है ना, तो 1,15 यहाँ आना चाहिए कहीं, 1,15। इन दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैंने कहा बिल्कुल 100% मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, समझ गए बात को? चलिए तो इतनी बात हमने कर ली है, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिख लेते हैं। पहला रिमार्क, रीड एफ एक्स एज फंक्शन ऑफ एक्स। हजार बार बता रहा हूं ये चीज, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स पढ़ो, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स पढ़ो, या फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ो, या फंक्शन इन एक्स पढ़ो, ठीक है ना। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स को, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स को आप पढ़ो, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसके अंदर जो एक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको आप इनपुट की तरह भी दे सकते हो कि नहीं, हाँ। इसकी सेट ऑफ वैल्यूज को, एक्सेप्टेबल सेट को, एक्सेप्टेबल वैल्यूज को, एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ इनपुट, इसका अगर मैं सेट ले लूं पूरा, इसका अगर पूरा सेट ले लूं तो डोमेन कहलाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कहलाएगा। अच्छा, एक्स को आर्गुमेंट भी तो बोलते हैं फंक्शन का, मैंने कहा बिल्कुल बोलते हैं। इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन, इनपुट वैल्यूज आर कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं y की, तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x के ऊपर डिपेंड करता है, ऊपर से डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही है, आउटपुट भी है फंक्शन का। अगर आप x तमीज के डालते हो तो y भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हमें ये भी पता है कि इनपुट भी रियल डालते हैं हम, इनपुट भी रियल डालना होता है और आउटपुट भी हमें रियल ही मिलेगा, आउटपुट भी कभी इमेजिनरी नहीं मिलेगा। अब जब आप रियल और इमेजिनरी नंबर्स पढ़ चुके हैं तो आपको ये बात समझ में आ ही जाएगी। इसके बाद आपको पता है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x इज नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। इसको r ऑफ f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको df से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको ये भी पता है कि y की वैल्यूज को वैल्यू ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो आइए, ये दूसरा पॉइंट भी हमने पूरा कर लिया, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। अंडर रूट खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है भैया, अंडर रूट खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। उसके बाद अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने बताया था एक्स के बराबर नहीं होता, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए मॉड एक्स के बराबर होता है। अच्छा, आप अगर आपको याद ना रहे तो आप ये लिख लीजिएगा, हम भूल जाएंगे, और मैं आपको ये चीज याद दिला दूंगा कि हाँ आप भूल चुके हैं, मैं आपको ये चीज याद दिला दूंगा कि आप ये चीज भूल चुके हैं। चलिए, पांचवा पॉइंट ये है कि जीरो एक इवन नंबर है। जीरो एक इवन नंबर का मतलब क्या है कि जीरो अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, है ना। इवन नंबर क्या होते हैं? जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं। इवन नंबर तो डिविजिबल बाय 2 होता है ना भैया। इवन नंबर क्या होते हैं? जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। अगर आपको 0 से 2 से डिवाइड करते हो, 0 को 2 से डिवाइड करते हो, तो आपका बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है आंसर, परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। इसी तरह आप इवन नंबर्स को जैसा कि आपको बता दिया कि n अगर डिविजिबल बाय 2 है, n अगर डिविजिबल बाय 2 है तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो कुछ कांस्टेंट आएगा। तो इवन नंबर, ये इवन नंबर था तो 2 से डिवाइड हो गया तो एक परफेक्ट नंबर आया, इंटीजर वैल्यू आई, कुछ इंटीजर वैल्यू आई, तो आप n को लिख सकते हो 2k के बराबर। यानी कि आप किसी भी इवन नंबर को 2n की फॉर्म में, है ना, 2n की टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप किसी भी इवन नंबर को 2n टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें n जो है वो नेचुरल नंबर है या फिर कहें पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव भी हो सकता है अगर आपको नेगेटिव इवन नंबर्स भी चाहिए तो। इसी तरह ऑड नंबर जो होते हैं वो 2n-1 और 2n+1 दो फॉर्म से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसके अंदर नुकसान ये है कि अगर आप इसके अंदर नेचुरल नंबर्स लेते हो तो n इक्वल्स टू 1 डालने पर यहाँ ये ऑड नंबर की ट्रेल शुरू होती है 1 से और ये शुरू होती है 3 से, तो इसमें 1 आप खा गए हो। तो आपको अगर किसी जगह 1 नहीं चाहिए, 1 आपको हटाना है, तो आप ये वाली ट्रेल यूज करिएगा, और अगर आपको 1 लेना है तो आप ये वाली ट्रेल यूज करिएगा। ठीक, आगे की बात करते हैं।
चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरी प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1, यानी कि 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लिया कि आपके पास 5 है या आपके पास 7 है, तो आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 1 माइनस 1, इसको लिख सकते हो 6 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे ही आप सारे प्राइम नंबर को इसकी फॉर्म में लिख ही सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि 6n प्लस माइनस 1 हमेशा प्राइम नंबर हो, पर ऐसा जरूरी है कि प्राइम नंबर हमेशा इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सही बात। चलिए, हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू चेक अ प्राइम नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 6। अगर 6 से आप डिवाइड करते हो और आपका जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है या 5 बचता है, तो ये प्राइम नंबर है, वरना नहीं है। पर इस फॉर्मूले का, इसी फॉर्मूले का एक मेजर ड्रॉबैक है। मेजर ड्रॉबैक ये है कि मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 और 11 भी इस फॉर्मूले में सेट हो जाते हैं। पर जैसा कि हमें पता है कि वो प्राइम नंबर ही क्या जो कि किसी से डिविजिबल हो जाए। भैया वो प्राइम नंबर ही क्या जो किसी से डिवाइड हो जाए। तो हमें ये पता है कि मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 11 कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्स एक्सिस जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स एक्सिस जो होती है, एक्सिस ऑफ रियल नंबर लाइन होती है। तो एक्स एक्सिस को मैं रियल नंबर लाइन कहूंगा, एक्स एक्सिस को मैं रियल नंबर लाइन कहूंगा। तो क्या आप सर ये बात कह रहे हो कि एक्स एक्सिस पे आप रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। और वाई एक्सिस पे आप सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो? मैंने कहा नहीं, सिर्फ नहीं, हम इमेजिनरी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इमेजिनरी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रियल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल नंबर लाइन वैसे बेसिकली रियल नंबर लाइन तो एक्स एक्सिस होती है और इमेजिनरी नंबर लाइन वाई एक्सिस होती है। और ये जो प्लेन होता है, ये पूरा प्लेन जो होता है, ये वाला पूरा प्लेन जो होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ये प्लेन कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपके लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो आज हम यहीं खत्म कर रहे हैं, टाइम भी हो गया है। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंटरवल, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्पेक्ट्रम एजुकेशन चैनल। स्पेक्ट्रम एजुकेशन चैनल, आप असाइनमेंट्स और डाउट अपने सॉल्व कराने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे।